नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रेलों का विकास। हमारा औद्योगिक क्रांति टॉपिक चला हुआ है। तो इसमें जो हमने शुरू में जब बात की थी कि औद्योगिक क्रांति क्या है और औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई, और उसके हमने अनेक ऐसे कारण देखे थे, अनेक ऐसे कारणों का अध्ययन किया था जिनके कारण इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति देखी गई थी या औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड के अंदर हुई थी। उसके बाद हमने औद्योगिक क्रांति की प्रगति की बात की, इसकी प्रोग्रेस की बात की कि किस प्रकार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उद्योगों में किस प्रकार से क्रांति रही। जैसे हमने वस्त्र उद्योग किया, उसमें अनेक आविष्कार किए, फिर भाप इंजन को किया, फिर कोयले और लोहे का जो प्रयोग का बदलाव और कोयले का जो अलग अलग प्रयोग, लोहे का अच्छे किस्म के लोहे का प्रयोग, उसके बाद स्टील का प्रयोग, इस प्रकार से फिर हमने आगे इसमें बात की थी कि जो हमारे परिवहन के साधन हैं, सूचना के साधन हैं, उनमें किस प्रकार से इन सभी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। परिवहन के साधनों में जैसे हमने सबसे पहले सड़कों के निर्माण को किया, सड़कों को औद्योगिक क्रांति में किस प्रकार अपना लाभ पहुंचाया, और उसके बाद हमने सड़कों के बाद नहरों को किया। आज हमारा इसमें इसी श्रृंखला में एक नेक्स्ट टॉपिक है रेलें। रेलों की बात करेंगे कि रेलों के द्वारा किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति की उन्नति में अपना जो भूमिका अदा किस प्रकार से रेलों के द्वारा की गई। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से सब समझ पा रहे होंगे। तो आज हम जो रेलें हैं इनको शुरू करते हैं। उससे पहले आज का विचार देखते हैं। हम कितने शिक्षित हैं यह डिग्रियों पर तय नहीं होता, हमारी असली शिक्षा तो हमारे व्यवहार से दिखती है। हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए जिससे हमारे शिक्षा का अंदाज़ा लगाया जा सके। केवल आप सभी लोगों को आप डिग्री नहीं दिखा सकते कि मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ, आपके व्यवहार में आपकी शिक्षा दिखनी चाहिए। इस प्रकार के अच्छे विचार के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो रेलों की बात करें तो इसमें हम आज रेल की बात करेंगे। तो 19वीं शताब्दी में जब रेलों का विकास हुआ तो सबसे पहले किस प्रकार से यह अपने आगे बढ़ता है और किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हमें बात की थी कि सड़कों का निर्माण किया गया था। सड़कों पर से कच्चे माल को उद्योगों तक लेकर जाया जाता था, लेकिन उसमें खर्च अधिक आता था, और सड़कों पर जो है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए खर्च अधिक आता था, जिससे कि वस्तु की कीमत बढ़ जाती थी उत्पादन करने के बाद, और उत्पादन होने के बाद जब वह बाज़ार में बिकने के लिए जाती थी तो व्यक्ति उसको खरीद नहीं पाते थे, या वह अन्य यूरोपीय देशों की जो वस्तुओं का मुकाबला नहीं कर पाती थी। तो इस प्रकार से कोई ऐसे साधन की आवश्यकता थी कि जिससे सुगमता के साथ माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले के जाया जा सके, कच्चे माल को उद्योगों तक लेके जाया जा सके, और फिर उद्योगों में जब माल तैयार हो जाता था तो उसको बाज़ार तक, उपनिवेशों तक, बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके, सुगमता से पहुंचाया जा सके, अधिक मात्रा में पहुंचाया जा सके। और इस प्रकार कुछ सीमाएं भी थी, जैसे सड़क से अगर सामान को लेकर जाना है तो ज़्यादा भारी सामान या कम मात्रा में ही सामान लेकर जाया जा सकता था। तो इस सड़कों के बाद जब नहरों का विकास होने लगा, नहरों के द्वारा भी जो सामान था उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया गया। बड़े बड़े जहाज़ों के द्वारा सामान को लेकर जाया जाता था। तो जब नहरों का निर्माण हुआ तो इसमें भी एक समस्या यह थी कि नहरों का अधिक उपयोग होने लगा, जिसके कारण नहर के अंदर, नदियों के अंदर जाम की समस्या आने लगी। जैसे ज़्यादातर जहाज का नाव का आना जाना वहाँ से लगा रहता था, तो इस जहाज की जो दिक्कत आने लगी। और दूसरी इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि नदियाँ जो होती हैं वह मौसम और विशेष प्रदेशों की परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। कुछ नदियाँ, कुछ नहरें इस प्रकार से होती हैं जो केवल बरसात के मौसम में ही कार्य करती हैं, और
कहीं पर जब सर्दियों के दिनों में जब इंग्लैंड के अंदर यूरोप के देशों में कुछ नहरों का पानी सूख जाता था या जो जल का प्रवाह है वह कम हो जाता था, नहरों का पानी कम हो जाता था, जिसके कारण अधिक वजन वाले जहाज इन नदियों में नहीं चल पाते थे और उद्योगों तक कच्चा माल समय पर नहीं पहुंच पाता था। तो इस समस्या का जो सामना उद्योगों को करना पड़ रहा था। तो वहाँ के जो विद्वान थे किसी ऐसे विकल्प को ढूंढ रहे थे कि जिससे आसानी के साथ माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जा सकता था। तो इसमें जो सबसे पहले अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया वो दिया गया रिचर्ड ट्रेविथिक के द्वारा, जिनका समय काल रहता है 1771 से 1833 ईस्वी। ये इंग्लैंड के एक महान इंजीनियर थे। तो जिनके द्वारा जो इस प्रकार की कमी को महसूस किया गया कि उद्योगों में माल को किस प्रकार से सुगमता से पहुंचाया जा सके, कम खर्च के साथ पहुंचाया जा सके। तो उस क्षेत्र में प्रयत्न करने के बाद इन्होंने 1801 में एक इंजन का निर्माण किया। इंजन का निर्माण का 1801 ईस्वी में किया जाता है और जो इसका नाम रखा गया था वो था परफ्यूमिंग डेविल, इसका नाम रखा गया था। जो इंजन इनके द्वारा तैयार किया गया था रिचर्ड ट्रेविथिक के द्वारा। जो इसकी अगर हम कार्य की बात करें तो इंजन का कार्य क्या था, तो इसका कार्य था यह इंजन ट्रकों को कर्नवाल में उस खान के चारों ओर खींच कर ले जाता था जहां रिचर्ड कार्य करता था। इससे जो सबसे पहले जो इंजन बनाया गया इसका जो कार्य था कोयले की खानों में या फिर ट्रकों को लाने ले जाने में ही इसका उपयोग किया गया। जो उस समय जब यह इंजन बनाया गया था 1801 ईस्वी में, तो इसका प्रयोग सीमित ही था क्योंकि इसमें अगर इसकी कमियों की बात करें तो यह बहुत भारी था, जिससे कि इसको ट्रैक पर जब चलाया जाता था तो ये इंजन बीच में ही ट्रैक को तोड़ देता था क्योंकि इसके जो वजन था वह बहुत अधिक था, जिसके कारण ट्रैक इसका वजन झेल नहीं पाते थे। तो इस प्रकार की समस्या का सामना उस समय करना पड़ा। ट्रैक को दोबारा से रिपेयर करने में, उसको दोबारा से ठीक करने में बहुत अधिक समय व्यर्थ होता था, समय अधिक लगता था, खर्च अधिक पड़ता था। तो यह सफल नहीं रहा। और दूसरी जो इसकी कमी के तौर पर देखें तो वह थी लंबी दूरी तय नहीं कर पाता था क्योंकि भारी अधिक था, गति इसकी कम थी, तो जिस कारण यह ट्रैकों को बीच में तोड़ देता था। तो इस कारण लंबी दूरी भी तय नहीं कर पाता था। तो इन कमियों को देखते हुए यह एक असफल इंजन के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अगर बात करें जो 1801 में इंजन बनाया गया, इसने रेलवे की नींव को जरूर तैयार किया, इसके आधार को तैयार किया, एक ऐसा रास्ता बताया कि इस प्रकार से अगर इंजन में सुधार कर लिया जाए, इसका वज़न कम कर लिया जाए, इसकी गति को बढ़ा दिया जाए, तो यह एक सुगम रास्ता हो सकता है जिसके द्वारा उद्योगों तक माल को पहुंचाया जा सके। तो उसके बाद 1804 में जो रिचर्ड थे, जो इन्होंने 1801 में इंजन बनाया था, 1804 में ट्रेविथिक के द्वारा एक अन्य इंजन बनाया गया जो कि भाप से चलता था। इससे पहले वाला इंजन भाप से नहीं चलाया जाता था, वह जो था कोयले के द्वारा चलाया जाता था। जो यह इंजन बनाया गया यह भाप से चलने वाला इंजन था, जो कि एक महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि भाप की शक्ति का अब प्रयोग होने लगा था, भाप के इंजनों का प्रयोग होने लगा था। तो इसमें खर्च कम होता था, कोयले का प्रयोग करने में खर्च अधिक लगता था, लेकिन भाप का उपयोग कर कर हम बहुत कम खर्च पर इंजन को चला सकते थे। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था जिसने कि एक नए युग का सूत्रपात किया, एक क्रांतिकारी परिवर्तन के तौर पर देखा जा सकता है। जो इसका नाम रखा गया था पेनी डोरेन, इसका जो नया इंजन बनाया गया था भाप से चलने वाला 1804 में रिचर्ड ट्रेविथिक के द्वारा, उसका पेनी डोर नाम रखा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर देख कर यहाँ से अच्छे से समझ सकते हो। तो जो इसके विशेषता की बात करें तो इसका वजन 60 टन भारी था। जो पहले वाला इंजन था उससे थोड़ा कम, लेकिन अब भी यह बहुत अधिक भारी इंजन के तौर पर देखा जा रहा था। प्रथम दिन 9 मील का सफ़र इसके द्वारा तय किया गया और इसने 9 मील का सफ़र तय करने में 2 घंटे का
समय लिया था 9 मील का सफ़र तय करने में। और 5 रेल डिब्बे 70 यात्री के द्वारा इसमें सफ़र किया गया। 5 रेल डिब्बे इसमें यात्रियों के लिए जोड़े गए थे। इसने जो विशेष, लेकिन इन सभी बातों के बावजूद भी यह विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। और विशेष सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर पाया, इसके जो कारण थे वह हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या कारण रहे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी यह इंजन विशेष सफलता नहीं कर पाया। जो पहले इसका कारण था, रेल इंजन भारी कमज़ोर रेल लाइन को तोड़ देता था। रेल इंजन भारी था तो जो कि कमज़ोर रेल लाइन जहाँ पर होती थी उनको तोड़ देता था। जिस प्रकार की समस्या पहले इंजन के तौर में देखी जा रही थी 1801 में जिसको बनाया जाता, उसी प्रकार की समस्या का सामना इसके साथ भी करना पड़ा। और दूसरा जो इसमें कारण की बात करें कि क्यों यह असफल रहा, यह अधिक समय तक अपने अंदर भाप नहीं रख पाता था। भाप इसकी जो ठंडी हो जाती थी, जिसके कारण रास्ते में यह इंजन रुक जाता था, जिसका कि लंबी गति की लंबी दूरी की जो सफ़र तय करने में इसका प्रयोग बहुत सीमित रहा। क्योंकि भाप जब तक रहेगी इंजन के अंदर तभी तक वह अच्छे से चल पाएगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी इन सभी जो प्रयोग किए गए, ट्रेविथिक के द्वारा जो नींव तैयार की गई, असफलता के बाद भी यह एक महान कार्य था, एक महान परिवर्तन के तौर पर देखा जा सकता है। इन्होंने जो रेलवे की नींव को तैयार करने का कार्य किया, उसको आधार को तैयार किया, इस प्रकार से एक लोगों के सामने विकल्प के रूप में यह सामने आया कि इस प्रकार से जो ट्रैकों का प्रयोग कर कर एक इंजन को तैयार कर कर और एक लंबी गाड़ी को जिसमें इतने डिब्बे जोड़े जा सकते हैं, जिसमें इतना वजन का सामान लेकर जाया जा सकता है, तो इस प्रकार से एक नींव तैयार हुई, एक आधार तैयार हुआ जिस पे कि अगर आने वाले इंजीनियर प्रयास करें, लोग प्रयास करें तो उसको के ऊपर एक अच्छा तैयार की जा सकती है, एक अच्छी इमारत के तौर पर तौर पर कहें या उसमें सुधार कर कर एक अच्छा योगदान उससे लिया जा सकता है, अच्छी सहायता ली जा सकती है। तो ट्रेविथिक के बाद जब उनके बाद एक अन्य व्यक्ति आते हैं, इनके द्वारा भी महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा रेलवे के क्षेत्र में। तो इनका नाम था जॉर्ज स्टीफनसन। इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था रेलवे के क्षेत्र में। इनकी लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ी थी। तो जिन कारण इसके प्रयोगों को देखते हुए, इनके सुधारों को देखते हुए इस व्यक्ति को रेलवे का पितामह भी कहा जाता है जॉर्ज स्टीफनसन को। जो इनका समय काल रहता है वह 1781 से 1848 तक रहता है। ये भी जो थे इंग्लैंड के महान इंजीनियर थे, एक लोकप्रिय इंजीनियर थे, एक अच्छे इंजीनियर के तौर पर इनकी छवि इंग्लैंड के अंदर थी। 1814 ईस्वी में भाप से चलने वाला एक इंजन इन्होंने तैयार किया। इन्होंने देखा कि इससे पहले जो रिचर्ड के द्वारा जो इंजन तैयार किए गए थे उनकी कमियों का इन्होंने अध्ययन किया कि क्या ऐसे कारण रहे, क्या ऐसे बिंदु रहे जिनके कारण वह इंजन सफल नहीं हो पाया। जो एक सोच अच्छी थी, जो एक अच्छा दिशा थी, लेकिन वह क्यों नहीं सफल हो पाया। उन चीज़ों का जब इन्होंने अध्ययन किया तो इन्होंने एक इंजन तैयार किया, एक उन दोषों को दूर करते हुए 1814 में भाप से चलने वाला इंजन, जिसका नाम इन्होंने बलचर रखा था, नामक इंजन तैयार किया। और इसका जो मुख्य कार्य की बात करें कि क्या इससे कार्य होता था, तो कार्य के तौर पर इस इंजन का प्रयोग कोयला ढोने के लिए शुरू में किया गया। जब इन्हें इस इंजन को बनाया गया, यह जो कोयले को एक स्थान से या पहाड़ी पर ले जाता था। अगर इसकी बात करें तो जब लेचर यूनिट जो इंजन था, यह 30 टन कोयला 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक पहाड़ी पर ले जाता था। जो कि 30 टन लोहा, जो कि 30 टन कोयला जो एक स्थान से एक पहाड़ी पर ले जाता था 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। और इस प्रकार से यह एक अच्छे इंजन के तौर पर देखा जा सकता था। यात्रियों के लिए प्रथम रेल 1825 में चलाई गई थी, जो इसी इंजन का प्रयोग करते हुए, और जो कि चलाई गई थी। हम 2 शहर थे इंग्लैंड के, मुख्य शहर थे स्कॉटन और
डार्लिंगटन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन दो शहरों के मध्य ये जो थी ट्रेन चलाई गई थी प्रथम बार यात्रियों के लिए, जिसमें कि जो इंजन का प्रयोग किया गया था, इनके बीच भाप इंजन का प्रयोग किया गया था। उसकी थोड़ी जो होने वाले पहले इंजन थे उनसे थोड़ी गति अलग थी, तो इसका नाम रॉकेट इंजन रखा गया था। रॉकेट इसका नाम उस समय इसकी गति को देखते हुए रॉकेट इसका नाम रखा गया था। और जॉर्ज स्टीफनसन ने स्वयं 9 मील तक इसे चलाया था, जो कि इन्होंने समय लिया था 2 घंटे का समय इनके द्वारा इस इंजन को चलाने में लिया गया था। यात्रियों के लिए 30 डिब्बे इसमें अलग से जोड़े गए थे। तो इस प्रकार से यह इंजन 30 डिब्बों में यात्रियों ने सफ़र किया। 9 मील तक जॉर्ज स्टीफनसन के द्वारा इसको चलाया गया और 2 घंटे का समय इसके द्वारा जो 9 मील की दूरी तय करने में लिया गया था। बाद में 15 इसकी और सुधार आने वाले नए इंजन जो बनाए गए उनको सुधार किया गया और बाद में 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यह इंजन चलने लगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हर इंजन हल्का और अधिक गति से चलने वाला, लंबी दूरी तय करने वाला, अधिक वजन लेकर जाने वाला, इस प्रकार से इंजन हमारे सामने आ रहे हैं। रेलवे का धीरे धीरे विकास हो रहा है और यह सभी जो इंग्लैंड के इतिहास में एक महान घटना, महान परिवर्तन है। यहाँ पर उद्योगों की जो गति को इन्होंने तेज किया, जो मनुष्य की, जो व्यक्तियों की, वहाँ के लोगों के जीवन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। C.J.H. हेजन एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा है जो रेलवे का विकास यहाँ पर इंग्लैंड में हो रहा है। तो इस साहसिकीय कार्य की सफलता ने रेलों का एक बड़े पैमाने पर निर्माण का युग आरंभ किया। बड़े पैमाने पर निर्माण का युग आरंभ किया। और आगे हम बात करें 1830 में जो रेल चलाई गई वह थी लिवरपूल से मैनचेस्टर। वह यात्रियों के लिए 1825 में भी चलाई गई थी, लेकिन जो यह लिवरपूल से मैनचेस्टर के मध्य चलाई गई, इसका जो शुभारंभ किया गया था इंग्लैंड के जो उस समय प्रधानमंत्री थे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के द्वारा इसे खोला गया था। इसे हरी झंडी दिखाई गई थी 15 सितंबर 1830 ईस्वी में। तो इस प्रकार से अब जो रेलों का प्रयोग शुरू में कोयला ढोने के लिए किया जाता था, उद्योगों के लिए किया जाता था, माल एक स्थान से दूसरे स्थान के लाने ले जाने के लिए किया जाता था। जब इनके सुविधा अधिक दिखने लगी, ये कम खर्च के साथ सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने लगी, तो इनका प्रयोग व्यक्तियों के परिवहन में भी किया जाने लगा और यह एक अच्छा विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा।